हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई नो आप लोग बहुत दिनों से सीए फाउंडेशन सितंबर 25 अकाउंट्स पेपर सॉल्यूशन के बारे में बोल रहे थे, बट ड्यू टू माय बैड हेल्थ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट डोंट वरी, आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे विद प्रेजेंटेशन। एंड हाँ, उससे पहले आप लोग के मन में होगा भैया ये बता दो ना कि पेपर कैसा था आपके हिसाब से। ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से इस बार आईसीआई ने पिछले 4-5 अटेम्प्ट का ट्रेंड ब्रेक किया है। इट वॉज नॉट एन ईजी पेपर, मैं ये नहीं बोलूंगा इट वॉज वेरी टफ, बट इट वॉज अ वेरी स्मार्ट पेपर। मैं इजी से ऊपर और टफ से नीचे, नॉट इवन अ मीडियम रेंज, इवन मीडियम से ऊपर लेवल था। इस क्वेश्चन पेपर को करने का स्ट्रेटेजी यदि कोई यूज किया प्रॉपर वे में तो उसका तो पेपर अच्छे से गया होगा। अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का ये पेपर मिस आउट हुआ है, 100 मार्क्स नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे। एज ए एजुकेटर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, यदि मैं भी एग्जाम हॉल में होता तो शायद ये पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो आईसीआई ने पेपर टफ तो सेट किया, आई एग्री, बट डोंट वरी, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगा। बट एक चीज जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर इस बार भी स्टडी मैट से था, बस इस बार आईसीआई ने क्या किया कि सर्टेन कंसेप्ट्स को मिक्सअप करके दिया, ठीक है। तो एकदम डिटेल्ड में एक एक करके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो विद स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख लेना एंड रीचेक कर लेना है आपने जो एग्जाम हॉल में क्या क्या कुछ ऐसा ही है क्या। इफ स्टिल आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करे तो डोंट वरी, आपको स्टेप मार्किंग अच्छे से मिलेगा, बिकॉज पेपर थोड़ा टफ था और जब पेपर टफ होता है तो आईसीआई अच्छे से स्टेप मार्किंग देता है, राइट। बाकी विद द मीन टाइम आपको लगता है कि आगे इंटर का जर्नी कैसे क्या करना है, नेक्स्ट यदि अब क्या करें भैया, कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, विल डिस्कस ओवर द वीडियो, बट लास्ट तक देखना बिकॉज दिस वीडियो विल हेल्प यू कि आगे भी आपको प्लान आउट कैसे करना है। चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल 12 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स का था, बहुत इजी था। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी स्टूडेंट ने ये पेपर को पीछे से स्टार्ट किया होगा तो उसका इजीली 70-80 मार्क्स तो हो जाता रहा। बट यदि आपने सीक्वेंस में गए, क्वेश्चन नंबर 1 से गए, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में आप ऑलरेडी फंस चुके थे जहां पे आपका बहुत टाइम चला गया था। बट कोई बात नहीं, और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। फॉल्स, materially depends upon the size of the financial statement also, because जितना बड़ा बिजनेस होगा उसके लिए छोटे मोटे ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं रखते, बहुत बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन उसके लिए मटेरियल होंगे, राइट। नाउ सी द पॉइंट नंबर 2, तो ये फॉल्स है आपका। Point number 2, while preparing the income and expenditure account as per accrual concept, the income and expenditure is considered in the period in which actual receipt or actual payment are made. ये भी false है, ये तो कैश बेसिस में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जितना भी इनकम और एक्सपेंस हुआ, इररिस्पेक्टिव आपको पैसा मिला या नहीं मिला, पे किया या नहीं किया, हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये भी आपका फॉल्स होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड्स नॉट बी सेम, राइट। जरूरी नहीं है एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में उसका पीएसआर एंड उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। देन इट वाज ट्रू। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल ईयर व्हेन द एंटिटी इनकर्स लॉस। फॉल्स, डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है और कंपलसरी होता है, तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा, तो ये फॉल्स है अपना। Then the concept that helps in keeping business affairs free from the influence of the personal affairs of the owner is known as the matching concept. False. Matching concept इसके बारे में थोड़ी बोलता है। Matching concept क्या बोलता है, that your revenue should match with the expenses. If current year में आपने कुछ revenue earn करने के लिए कुछ भी expenses incur किया है तो वो expenses हमें account for करना पड़ेगा, right? तो ये भी false. A company cannot issue equity shares at discount to general public. Yes, true. As per section 53 of the Companies Act, company cannot issue shares to general public at discount except in case of sweat equity shares, right? तो बहुत ही इजी से ट्रू और फॉल्स, ये 12 मार्क आपके लिए इजी आईसीआई ने डाला था। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा तो 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास में। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है कि हम लोग जनरली एसेट्स को किस पे दिखाते हैं, उसकी कॉस्ट वैल्यू पे शो करते हैं। एक होता है हमारा करंट कॉस्ट, दैट इज आज उसकी वैल्यू क्या है। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू, यदि हम उसको बेचने जाएंगे तो आज हमें कितना पैसा मिल जाएगा। एंड देन एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज फ्यूचर कैश फ्लोज को हम डिस्काउंटेड करके जिस वैल्यू पे शो करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो दीज आर द 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल जनरली
एक्सेप्टेड बाय द अकाउंट्स। ठीक है, आई बात समझ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसमें आपने यदि 4 पॉइंट लिखे और इसके अंदर 2-2 3-3 लाइन में डिस्क्राइब करके आए हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देन ट्रू और फॉल्स आप आराम से मैच कर सकते हैं विद रीजनिंग। इजीली आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिएगा कुछ इसी से मिलता जुलता आपने रीजनिंग लिखा है क्या, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, इजीली परचेज बुक का क्वेश्चन डाला गया आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इसमें क्या ध्यान में रखना था कि दिसंबर 6 वाला ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज आपने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर परचेज बुक में नहीं आता, परचेज बुक में क्या आता है, ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देन दिसंबर 15 वाला भी ट्रांजैक्शंस आपका नहीं आएगा, यानी दिसंबर 6 एंड दिसंबर 15 ये दो ट्रांजैक्शन हमारे परचेज बुक में नहीं आएंगे। दिसंबर 15 वाज कैश परचेज तो नहीं आएगा, दिसंबर 6 वाज रिलेटेड टू एसेट तो ये नहीं आएगा। बाकी 3 ट्रांजैक्शन अपने को परचेज बुक में शो करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, आपका ऑलमोस्ट मिलता जुलता स्टडी मेट से क्वेश्चन। तो आपका टोटल वैल्यू आना चाहिए 64,100, राइट। तो ये इजी था, आई थिंक ये 20 मार्क्स इजीली आप लोगों ने कर पाए होंगे और अचीव कर लिया होगा। नाउ कम्स द bombarding question of ICI. Yes, question number 2A, depreciation. Very good question. Was not expecting this type of a question from ICI. Even ICI के स्टडी मेट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ICI ने क्या किया कि आपका मेथड ऑफ चेंजेस के साथ साथ में उन्होंने सम ऑफ ईयर्स डिजिट मैच कर दिया। मतलब पहले लाइफ भी चेंज करा क्वेश्चन के अंदर में, देन कंसेप्ट भी डाल दिया, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। जो ऐसा क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मेट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था और इसमें 110% स्टूडेंट लोग फंसे होंगे। बट ये इजी है बिकॉज होता क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वही सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में हम लोग लाइफ सेम कांस्टेंट पकड़ते हैं, बट यहां पे अपन क्या करते हैं, यहां पे हम लोग ईयर्स का सम करते हैं। क्या कैलकुलेशन था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे पहला मशीन का 8 ईयर्स है, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज 9, 9 8 जा 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 आपको सम लेना था, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन ने आपसे 2 साल का डेटा मांगा है, दैट इज 31 मार्च 24 का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। आई मीन सॉरी, नॉट डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड देन 31 मार्च 25 का भी, यानी 2 साल का अपने को ये तीनों अकाउंट बनाना था। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में क्या करना था, 1 अप्रैल 23 का वैल्यूज कैलकुलेट करना था। ठीक है, आओ चलो देखते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। पहले आपको वर्किंग नोट बना लेना था M1 का। ठीक है, M1 का हमें परचेज वैल्यू पता था और सम ऑफ ईयर्स डिजिट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, देन फर्स्ट ईयर हम 8 ईयर्स तक बिजनेस में एसेट यूज करेंगे, उसका सम ऑफ ईयर्स कितना आ रहा था, 36 आ रहा था, तो 8/36 ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। देन 21-22 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। देन 22-23 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत इजी सा आपको इस तरीके से वर्किंग नोट, पहले में नॉट इजी, यही सबसे स्मार्टेस्ट क्वेश्चन आईसीआई ने पूरे पेपर में डाला था। तो इस तरीके से आपको बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 24 मिल जाएगा एंड 1 अप्रैल 23 भी मिल जाएगा। सिमिलरली आपको M2 का भी वर्किंग नोट इसी तरीके से बनाना था, तो M2 का भी 1 अप्रैल 23 में बुक वैल्यू आ जाएगा 7,15,000। सिंस हमें यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने, एक मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल, तो मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो आपका कॉस्ट वैल्यू होगा 1 अप्रैल 23 में, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, ये आ जाएगा आपका M1 का आज तक का डेप्रिसिएशन दैट इज 6,30,000 एंड M2 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। क्लियर है, इसके बाद में अपने को क्या करना है, मशीनरी डिस्पोजल, लेकिन उसका काम आएगा 1 अप्रैल 24 में। अभी तो पहले हम क्या करेंगे, 31 मार्च 24 में M1 और M2 का डेप्रिशिएट कर देंगे, तो वो डेप्रिसिएशन करने के बाद में अकाउंट को बैलेंस करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट ईयर का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा जो मशीनरी आपने डिस्पोज ऑफ किया है M1, उस पे हम क्या करेंगे, 11 लाख पे आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम उसको सेल आउट कर रहे हैं 134 में, तो हमें लॉस होगा 1,86,000 का, 1,86,000 का लॉस होगा। एंड देन M2 और M3 पे
ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अपने को, तो वो डेप्रिसिएशन वैल्यू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा एंड देन फाइनल बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका। और एसेट अकाउंट में क्या होगा, जिस दिन हम डिस्पोज कर रहे हैं कॉस्ट वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल बी ट्रांसफर टू द मशीनरी डिस्पोजल, तो कॉस्ट वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल में एंड देन बाकी जितना भी एसेट्स बचा है वो हमारा कॉस्ट वैल्यू में क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा। दैट वाज द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में वर्किंग नोट भी बनाना था, विदाउट वर्किंग नोट ये क्वेश्चन नहीं होता। लास्ट में 31 मार्च 25 हमें M2 एंड M3 का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो M2 में भी अब इन्होंने कहानी चेंज कर दी। क्या कहानी चेंज करी कि बोला कि लाइफ चेंज हो चुका है, लाइफ चेंज हो गया प्लस स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 24 में जो बुक वैल्यू बचा है M2 का, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेंज्ड एजम्पशन के साथ में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गया तो वो माइनस करेंगे बचे हुए वैल्यू के साथ। अब हमारा सम ऑफ ईयर्स क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और हमारा 3 साल ही और एसेट यूज कर सकते हैं, तो 3/6 करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होगा, दैट विल बी 2,65,000। एंड बचा M3, वो तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, 5 ईयर लाइफ है तो उसका सम ऑफ ईयर्स होगा 15, तो 5/15 करके हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और M3 का हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं था। तो इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन सेट बाय ICI। इफ आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा स्किप किया है एग्जाम में, देन यू वेर इन अ विन विन सिचुएशन, आपका बहुत टाइम बचा होगा। बट ठीक है, आपने किया है ना, आपको लगता है कि ऑलमोस्ट यही फिगर्स आपके आ रहे थे, तो आपका आंसर भी करेक्ट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ICI के स्टडी मेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ICI ने क्या किया, यहाँ पे आपका GST का क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नल का चैप्टर एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन का तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा और कुछ ट्रांजेक्शन को आपको जनरल रिकॉर्ड करना था। तो दिस वाज आल्सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो स्टूडेंट का बहुत टाइम कंज्यूम किया होगा, बट ठीक है, इट वाज फाइन। पहला क्वेश्चन था आपका, सेल ऑफ गुड्स टू महेश एट द लिस्ट प्राइस 1,80,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, out of the amount due 50% is received, out of which 2/3 is received by check and the balance amount is received in cash। यानी 180 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर उसमें से 50% कैश एलिमेंट हो गया, 50% क्रेडिट एलिमेंट हो गया, राइट। अब उस 50% पे हम GST लगाएंगे, दोनों 50-50% पे। फिर GST लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका 2/3 हमें चेक से मिलेगा और बाकी 1/3 हमें कैश से मिलेगा। एंड द बैलेंस 50% पे जो हम GST चार्ज कर रहे हैं दैट विल बी प्योरली अवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं था, एक बेसिक जर्नल एंट्री पास करना था। दैट इज महेश अकाउंट डेबिट 90,720, कैश अकाउंट 30,240, बैंक 6480, टू सेल्स 162, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। आपने ये ऐसा ही किया है तो आपको पूरा 1 मार्क मिलने वाला है, ठीक है। देखो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन लेके आता हूं। मैंने देखा यू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द चैनल। इवन आपको CA इंटर के ऐसे चैप्टर्स के कंटेंट मिल जाएंगे जो आपको कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे 100% मैंने स्टडी मैट कवर किया है विद कंसेप्ट, इवन द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, RTPs, MTPs जो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो इतना सारा एफर्ट आपके लिए, एक छोटा सा लाइक भी नहीं, एक लाइक तो बनता है। चलो फटाफट एक लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। चलो देखते हैं नंबर 2। नाउ नंबर 2 वाज रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वन ऑफ द डेटर मिस्टर X has agreed to pay his dues 3,000 to Mr. C, who is a creditor of Mr. Dutt, with the same amount being due to him। यानी ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन एंट्री नहीं किया तो एग्री किया तो हम क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर C डेबिट टू मिस्टर X। हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा और हमारा डेटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिहाफ में X ने C को पेमेंट करने की बात कर दी। तो हम लोग सिंपल सा ये एंट्री पास करेंगे। Number 3, employee have been given inventory having selling price of 1 lakh, cost price 75,000 on the eve of Deepavali। यहाँ पे हमने क्या क्या फ्री में दिवाली में उनको एज ए गिफ्ट बांटा, मतलब इन शॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से एंट्री होगा और जो परचेज के टाइम में हमने GST इनपुट GST को एसेट बनाया था वो भी रिवर्सल होगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ 2500 में टू मिस्टर कमल कुमार हैज बीन डेबिटेड टू मिसेस कमला रानी। ओ माय गॉड, हमें डेबिट करना था कमल कुमार और डेबिट कर दिया हमने
कमला रानी, तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मिस्टर कमल कुमार डेबिट टू मिसेस कमला रानी। ठीक है, इजी था ये वाला। तो देन नंबर 5 है सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज and its overhauling charges paid are 15,000. The accountant debited the overhaul charges to repairs and maintenance. अरे बाबा, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको तो रेवेन्यू दिखा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, देन उस पे 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आप चाहते तो इस दोनों को मर्ज एंट्री भी पास हो सकता था, इफ अलग अलग भी किया है तो कुछ गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परचेजेस a purchase of rupees 151 from Mr. X was entered in the purchase day book as 15 and posted to Mr. X account as 51. Oh my God, परचेज अकाउंट में गलती किया, मिस्टर एक्स के अकाउंट में भी गलती किया, तो यहां पे तो मेरा सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 136 से डिफरेंस वैल्यू, मिस्टर एक्स क्रेडिट होगा 100 से क्योंकि ऑलरेडी 51 हम क्रेडिट कर चुके हैं, एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 36 रुपीज से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नाउ ये दोनों बहुत अच्छे थे, आपके स्टडी मैथ से ही था, एक रिबेट का कंसेप्ट और एक डिस्काउंट का कंसेप्ट। रिबेट के केस में जो हमारा आउटपुट जीएसटी होता है वो रिवर्स हो जाता है, राइट, एंड डिस्काउंट के केस में रिवर्स नहीं होता। तो 7 और 8 में क्या करना था आपको, 7 में रिबेट जितना हम दे रहे हैं उस पे जो जीएसटी है वो भी रिवर्सल होगा, एंड डिस्काउंट के केस में नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड का जर्नल एंट्री आपको पास करना था, राइट। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रिबेट और डिस्काउंट में लेके, तो आई अज्यूम कि आपने ये सिली मिस्टेक नहीं किया होगा, बिकॉज ये पूरा आपका स्टडी मैट से ही था पॉइंट्स। देन एन अक्रूवल ऑफ टेलीफोन चार्जेस फॉर 2538 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन, जर्नल एंट्री करना है तो बेसिक जर्नल एंट्री कर देंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देन अ चेक of rupees 25390 issued to Mr. C. Das shown under trade payables towards his due has been wrongly debited to the purchase. भाई क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, परचेज क्यों डेबिट हुआ, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, मिस्टर सी डेबिट टू परचेजेस। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2B, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपकी कुछ एंट्रीज करेक्ट नहीं हुई है, बट डोंट वरी, जितना एंट्रीज आपका करेक्ट है उतना स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा, बिकॉज द प्लस पॉइंट अबाउट दिस सब्जेक्ट इज दैट कि अपने को स्टेप मार्किंग मिलना है, तो एकदम भी टेंशन मत लेना, ठीक है, कि ये राम मेरा ये गलती हो गया वो गलती हो गया, कोई बात नहीं, आईसीआई आपको अच्छे से स्टेप मार्किंग देने वाला है, राइट। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3A। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। मैं हमेशा अपने क्लासेस में बोलता हूँ कि जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आएगा इट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपने स्किप किया तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, ये अटेम्प्ट करना ही पड़ता, बट जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में अटेम्प्ट किया है उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहा होगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 was comparatively more easy and less time consuming as compared to question number 3, and क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना कंपलसरी होता है, करना ही होता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, 3 ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट इट वाज फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हमें वर्किंग ज्यादा करनी होती है। यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना था, डेटर अकाउंट बनाना था, क्रेडिटर अकाउंट बनाना था, कैश बुक बनाना था, उसके बाद में हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनेगा, एंड देन बैलेंस शीट बन पाता, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वर्किंग नोट में जो क्वेश्चन में ओपनिंग डेटा दिया हुआ था उसके बेसिस पे ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके हमें मिल जाएगा कैपिटल का वैल्यू, दैट विल बी 10,70,800, राइट। देन सन्ड्री डेटर अकाउंट बना के हम लोग निकालेंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 7,14,800, डेटर्स का सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, कैश एंड डिस्काउंट अलाउ। फिर क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे हम, क्रेडिटर अकाउंट बना के हमें टोटल क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा, दैट इज 23,20,000, ठीक है। उसके बाद हमने यही सारी चीजें कैश बुक में ड्राफ्टिंग कर दी, सो दैट हमें पता चले कि ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये आपको बनाना ही था। इफ आपने ये नहीं बनाया होगा तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल हुआ होगा आपके लिए सारा फिगर्स को कैलकुलेट करना, तो इतना वर्किंग नोट तो कंपलसरी था एग्जाम में। इफ आपने ये सारी चीजें अच्छे से बनाई है तो उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बहुत ही इजी था, उसमें फिर कुछ नहीं बचता है मेरे पास में, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 592,400, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट का वैल्यू, बैड डेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। नाउ
ये भी अच्छा पॉइंट था। यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था वो माइनस करना था और आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड करना था। इफ आपने ये नहीं किया है तो आपका नेट प्रॉफिट गलत आया होगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था, राइट। नाउ देन डेप्रिसिएशन नॉर्मल कैलकुलेट करना, बिकॉज क्वेश्चन ने बोल ही दिया था कि कुछ भी सेल हमने पूरे ईयर में नहीं किया है तो जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है फिक्स एसेट में इट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। देन डिस्काउंट अलाउड, तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 61,600, और इसकी मदद से जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई थी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। कैपिटल में एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा और ड्रॉइंग्स माइनस होकर कैपिटल का वैल्यू, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स में एडिशन ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, जिससे बैलेंस शीट का टोटल आएगा 19,64,400। तो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग बट टफ क्वेश्चन नहीं था, मैनेजेबल क्वेश्चन था। बट ये सब क्वेश्चन करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम हॉल में हमारा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले पिक करना और कौन सा बाद में पिक करना। जो जैसे नॉर्मली हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज में आप लोग को समझाते रहते हैं कि अभी ये करना है, ऐसे करना है, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहो, सो दैट इससे आपका एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। चलो चलते हैं आगे। अगेन अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप का। जनरली आईसीए का मॉड में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, दो इजी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना था, ठीक है, दैट वाज ऑलवेज गेनर टू सैक्रिफाइजर। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहले पी है, पी के साथ क्यू आ गया, फिर पी क्यू चला रहे धंधा तो पी क्यू आर आ गए, फिर पी क्यू आर बिजनेस कर रहे हैं तो पी क्यू आर एस हो गया, उसके बाद में एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, एक पार्टनर आ रहा है। इन शॉर्ट पेपर सेटर ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, दिमाग की दही सब डाल दे, और डाल दे भाई, कुछ और हो सकता है तो और एक दो आगे लेके चला जाता। ऐसा लग रहा है वो बनाते बनाते समझ ही नहीं आ रहा कि कहां खत्म करूं। उसने एक को ऐड किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, फिर निकाला, फिर ऐड किया, समझ नहीं आ रहा चाहता क्या है भाई। तेरे से पूछना है गुडविल का कंसेप्ट तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, सिंपल सा क्वेश्चन क्यों नहीं डाल देता। चलो कोई बात नहीं, हमें तो आता था ये क्वेश्चन, सिंपल सा था। पी और क्यू, क्यू जब आएगा तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, राइट। नहीं लेके आया तो हम उसके कैपिटल से ले लेंगे, क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल, ये एंट्री होगा। फिर पी और क्यू हो गए तो एक नया पार्टनर आर आया, राइट। सिंस द रेशियो सेम चल रहा है तो ओल्ड रेशियो विल बी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट स्टिल एक कैलकुलेट मैंने करके दिखा दिया, नेक्स्ट आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नया पार्टनर आर आ रहा है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा 8,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज पी एंड क्यू को, एज पर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगेन पी क्यू आर एस, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहेगा। एस क्या करेगा, अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। सिंस इन लोग लेके नहीं आ रहे तो एस के कैपिटल से लेके हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। टू पी क्यू आर बढ़ गया। नाउ हो क्या रहा है, एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर आ रहा है, राइट। तो जो जा रहा है वो तो सैक्रिफाइजर है, जो आ रहा है वो गेनर है। हमारे पास न्यू रेशियो दिया हुआ है तो उससे अपन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो पता चला क्यू एन एस एंड टी ये तीन गेन कर रहे हैं, वेर एज पी एन आर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो पी और आर को उनके हिस्से का गुडविल मिलेगा फ्रॉम क्यू एस एंड टी, तो वो अपन जर्नल कर लेंगे। दैट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इजीली आपको 8 मार्क्स इसमें मिलना चाहिए। बस यहीं तक था, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे सही क्वेश्चन थे। बस मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर सेटर से एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन क्वाइट इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। अच्छी बात यह है कि ये भी गुड क्वेश्चन है, आई विल से पेपर सेटर ने ये भी अच्छा क्वेश्चन सेट किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि रीवैल्यूएशन से कोई भी इफेक्ट बुक्स में नहीं आना चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा, गुडविल जो निकालना है वो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हमें रेसिप्रोकेट करके निकालना पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी जनरल रिजर्व को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा ऐसा जिस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो क्वेश्चन ने सिंस मांगा था रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो हम लोग रीवैल्यूएशन की जगह क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एग्जाम में। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट पहले पी और क्यू में बढ़ जाएगा एज पर द ओल्ड रेशियो, फिर उसी का रेसिप्रोकेट करके हम क्या करेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा, वो लॉस बटेगा पी क्यू आर तीनों में एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बन गया हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व बांट दिया, रीवैल्यूएशन का ये वाला चीज इधर आ जाएगा, ये वाला चीज इधर आ गया,
राइट। अब क्या बचा, सिर्फ गुडविल एडजस्टमेंट। नया वाला पार्टनर ने क्या किया, 80,000 कैपिटल का लेके आया, बट वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा, तो हम उसके कैपिटल से ही लेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पहले फर्म का टोटल कैपिटल निकालना था एंड PQR का एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करना है। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 80,000 इंटू 5/1 4 लाख, एंड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ PQR क्या होगा, P का ये सब ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे, Q का ये ऐड करके ये माइनस हो जाएगा, R का इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमें एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा। देन विल कंपेयर एडजस्टेड कैपिटल विद द टोटल कैपिटल। तो गुडविल आ गया 30,000, तो उसमें R का हिस्सा कितना 1/5, ये 1/5 उसको कौन देगा, R लेके आया ना था, लेकिन R तो लेके नहीं आया, तो R के कैपिटल से लेके हम किसको दे देंगे, P और Q को दे देंगे। P और Q को चला गया और R के कैपिटल से ये कम हो जाएगा, इससे हमें फाइनल PQR का बैलेंस मिल जाएगा। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, नॉट एन कॉम्प्लिकेटेड वन, आराम से आप लोग सक सकते थे एग्जाम में, ठीक है। फिर बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, एक तो कैपिटल चेंजेस हो गया एंड बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा। उसके अलावा मेरा जैसा क्वेश्चन में बैलेंस शीट था एज इट इज उसी को बनाना था, बैलेंस शीट में बनाने में हार्डली आपका 2 मिनट्स गया होगा, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है, इजी था, यहां पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी हमारे पास। नाउ कम्स 4B, एनपीओ का क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास में दिया हुआ है, कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट्स थी एंड अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा एंड देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन एट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस हो जाएगा, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस, एडवांस एट एंड माइनस, तो उससे सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा 3,84,000। एंट्रेंस फीस में 50% को इनकम मानना, 50% कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, राइट। मैच फंड था हमारे पास, सिंस हमारा मैच फंड पूरा खत्म हो गया, पहले जितना था 30,000, फिर हमें मैच फंड मिला 55 और सेल ऑफ मैच टिकट्स आया 20,000, लेकिन हमने एक्सपेंस उससे ज्यादा कर दिया, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा। देन बाकी सारे आइटम्स इजी थे, तो इससे आपका डेफिसिट आ रहा होगा बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,000 का, राइट। नाउ बैलेंस शीट, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा 2,46,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या था, कैपिटल फंड में डेफिसिट माइनस होगा एंड एंट्रेंस फीस ऐड करके दिखा दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे, देन कैश बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दैट वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, आराम से मैनेजेबल था, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आप कर सकते थे और आराम से आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में भी मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दैट्स एन एम्बिग्विटी क्वेश्चन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ तो ब्लंडर हुआ है यहाँ पे पेपर सेटर के साथ में, बिकॉज क्वेश्चन है 5 मार्क का बीआरएस का, पहला बात है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा और ज्यादा मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, चलो 5 मार्क कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्वेश्चन में बोला है अपने को बीआरएस करना है आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक, और आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक का मतलब होता है हमें अमेंडेड कैश बुक बनाना है एंड देन बीआरएस करना है। इफ अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो हमें कैश बुक का बैलेंस पता होना पड़ेगा, बट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो क्वेश्चन ने तो कैश बुक का बैलेंस ही नहीं बताया। अब या तो इस क्वेश्चन में अमेंडेड कैश बुक नहीं बनेगा, उसको बनाए बिना नॉर्मल बीआरएस करना है। इफ अमेंडेड कैश बुक बनाना ही है, पेपर सेटर इज लाइक कि नहीं अमेंडेड कैश बुक तो होना ही पड़ेगा, देन यहां पे उसका टाइपो एरर हुआ है, दिस शुड हैज बीन बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तभी जाके मेरा अमेंडेड कैश बुक बन सकता है। मैं आपके साथ दोनों सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं, बाकी तो अपना आईसीआई भगवान वो जो करते हैं उन्हीं को समझ में आता है कुछ कुछ चीजें। चलो मैं आपके साथ दोनों सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं। इफ आप लोग अमेंडेड कैश बुक बनाते तो मैं क्या करता, जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसी को कैश बुक का बैलेंस समझ के बनाते, तो आपका अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस आता 50,410। अब यहाँ पे अच्छी चीजें क्या थी, एक तो था बिल डिसऑनर वाला, बिल डिसऑनर में क्या हो जाएगा आपका कि विथ बैंकिंग चार्जेस आपका डेटर बढ़ेगा, राइट, और रॉन्ग पोस्टिंग वाला डबल अमाउंट से होना था, तो दिस वुड हैव बीन योर बैलेंस ऑफ अमेंडेड कैश बुक।
तो उसके बाद मेरा बीआरएस में सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आने चाहिए, वन वाज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो उससे मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा 48,410 इफ पेपर सेटर ने इस एजम्पशन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ होगा तो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट ने अमेंडेड कैशबुक नहीं बनाया, नॉर्मल तरीके से बीआरएस सॉल्व किया होगा। इफ नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आपका आंसर आएगा 8410। आप आराम से क्या चीज प्लस होगा क्या चीज माइनस होगा उसको क्रॉस टैली कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन 5B। इजी क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं है, पहले बिल लिखा, उसके बाद उसने बोला कि बिल कैंसिल कर दो, कुछ अमाउंट विथ इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया, बचा हुआ अमाउंट के लिए एक नया बिल लिख दिया एंड देन फिर अगेन इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन था जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होता है। तो पहले बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आ जाएगा, देन बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से उसका एंट्री होगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसने क्या बोला था, कैंसिल कर दो। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमने तो बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, बैंक को पे करना पड़ेगा, हमने पी को फिर से डेटर बना लिया। देन वो हमें क्या कर रहा है 50% पे कर रहा है विथ इंटरेस्ट, तो विथ इंटरेस्ट हमने अमाउंट रिसीव कर लिया, बचा हुआ 50% के लिए नया बिल लिख देंगे। नाउ अगेन नेक्स्ट सेकंड बिल के जब ड्यू डेट आई उससे पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस ड्यू डेट में हम क्या करेंगे, वो बिल वाला एंट्री रिवर्स करके जितना भी अमाउंट उससे आ रहा है वो रिसीव कर लेंगे एंड बचा हुआ अमाउंट हमारे लिए बैड डेट्स हो जाएगा। तो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आराम से हो जाना चाहिए था आपका। नाउ अगेन इन्वेंट्री का क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ मेहनत नहीं करना, एकदम स्टडी मैट से आया था। यहाँ पे एकदम भी कुछ भी मेहनत वाला चीज नहीं था, स्ट्रेट अपने को पुट कर देना था। सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन सबको प्लॉट करना था सिंपली बस आपको क्वेश्चन से उठा के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 38,98,400। अगेन एन इजी क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला आपको जिसने पेपर पीछे से स्टार्ट किया उसके लिए तो पेपर बेस्ट, आराम से टाइम पे खत्म भी हो गया। लेकिन जिसने स्टार्टिंग से किया होगा हो सकता है लास्ट में आते आते उसका ऐसा हुआ होगा कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। दैट जस्ट अ मैटर ऑफ अ टाइम एंड डे, आपका एग्जीक्यूशन ठीक से बैठ जाए तो गुड, नहीं बैठे तो ऐसा ही होता है। चलते हैं आगे। नाउ अगेन सी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, स्टडी मैट से ही क्वेश्चन था। जनरली हमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो वो वाला पार्ट नहीं देखते, लेकिन जितना फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने इशू किया है उतना का हमें क्या करना है, सीआरआर नहीं बनाना, बाकी बचा हुआ फेस वैल्यू पार्ट ऑफ रिडम्पशन के लिए हमें सीआरआर बनाना होता है, राइट। तो एकदम सही सा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं था। रिडम्पशन ड्यू कर देंगे, 10% redeemable preference share capital debit, premium on redemption debit to preference share holder, right? Then investment बेचा, investment at loss बेचा तो 1000 का लॉस हो गया। फिर हमने इक्विटी शेयर इशू किया है एट अ प्रीमियम, तो उसका एंट्री आ जाएगा। तो 1,50,000 फेस वैल्यू का तो इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और हमें कितना फेस वैल्यू का रिडम्पशन करना है 3 लाख का, तो उसमें से 150 इक्विटी से आ गया, तो बाकी 150 हम फ्री रिजर्व्स यूज कर रहे होंगे, तो उतना का ही हम क्या बना लेंगे, सीआरआर बनाएंगे फ्रॉम जनरल रिजर्व, राइट। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे एंड लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से फटाक से 5-6 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन हो चुका होगा एग्जाम हॉल में। चलिए नाउ कम वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर, फेवरेट क्वेश्चन जो आपके नसों में दौड़ता है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन। अगेन एन इजी क्वेश्चन, रिपीटेटिव टाइप क्वेश्चन वी कैन से, 15 मार्क की आपको आराम से मिलने चाहिए थे, इसमें कुछ भी नहीं था। दो डिफरेंट कैटेगरी के शेयर होल्डर एरियर कर रहे हैं, एक कर रहा है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे और एक कर रहा है फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब फर्स्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में जो कर रहा है वो प्रो राटा कैटेगरी में से है, तो उसने कुछ पोर्शन तो अलॉटमेंट का विद एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा, कुछ अमाउंट नहीं पे किया, तो उसका अलॉटमेंट में प्रीमियम वैल्यू मिला नहीं, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर प्रीमियम भी रिवर्स करना है अपने को। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी का वर्किंग नोट आपको बना दिया कि उसने अप्लाई किया 4800 शेयर्स, सॉरी उसको अलॉट हुआ 4800 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 5060 शेयर्स, 5760 शेयर्स के लिए, तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना 1920। बट ये बंदा तो अलॉटमेंट का 1 रुपए भी नहीं दे रहा, तो हमने उससे अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का इतना, प्रीमियम का इतना पैसा मंगाया, बट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड विद द फेस वैल्यू, तो ये फेस वैल्यू से एडजस्ट हो गया, तो एरियर ऑन अलॉटमेंट उसका आया 22,080।
देन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल उसका रह जाएगा 9600। इस क्वेश्चन में हमें बैंक से रिलेटेड सारे एंट्रीज कहां करना था, कैश बुक में करना था, तो जर्नल में बैंक वाली एंट्रीज नहीं शो करनी थी। तो कैश बुक में पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो गया, फिर जितना पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, यानी कुछ शेयर होल्डर को हमने रिजेक्ट कर दिया था उनका एप्लीकेशन, वो बाय शेयर एप्लीकेशन करके आ गया। देन अलॉटमेंट शेयर ट्रांसफर एंट्री हो गया, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट के अंदर कितना एरियर वो ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल दिया, तो एरियर वाला एंट्री यहां आएगा। टोटल आपने अलॉटमेंट में ड्यू किया 6 लाख, उसमें से 48,000 मिल चुका था, 22,080 का एरियर है, बचा हुआ अमाउंट अपने को बैंक में मिला होगा, तो वो यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट करके आ जाएगा। देन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे सारे शेयर होल्डर से। फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तो पता चला 2 शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं दे रहे, एक जिसके पास 4800 है और एक जिसके पास 6000 शेयर्स है, तो उनका अमाउंट कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। तो टोटल ड्यू में से ये माइनस करके बचा हुआ वैल्यू मेरा कैश बुक में आ जाएगा। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उससे पहले हमें क्या करना है, जिसने फर्स्ट कॉल तक एरियर किया, अलॉटमेंट भी एरियर किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है, यानी उसका तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, सिर्फ 7 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स होगा, क्यों, क्योंकि उसने पे नहीं किया था। देन कॉल्स इन एरियर ऐड करके क्रेडिट कर देंगे अकाउंट क्लोज, बचा हुआ अमाउंट कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। देन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अब कितने शेयर होल्डर्स का ड्यू होगा, 1,15,200, 4,800 जो फॉरफिट कर लिया उसके लिए ड्यू एंट्री पास नहीं होगा। देन रिसीव एंट्री में 6,000 शेयर होल्डर एरियर कर रहे हैं, तो एरियर का एंट्री यहां आएगा और बचा हुआ अमाउंट मेरा बैंक में कैश बुक में चला जाएगा, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, वो 6,000 वाले शेयर होल्डर को भी फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफीचर का एंट्री आ जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। री इशू जब कर रहे हैं तो री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हम शेयर फॉरफीचर से यूज करेंगे और जितने में री इशू किया वो मेरा कैश बुक में एंट्री आ जाएगा। क्लियर है, इससे मेरा बैंक का सारा ट्रांजेक्शन खत्म, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 14,26,320। एंड लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का कैलकुलेशन करना था। हो क्या रहा है, टी का जितना शेयर्स था हम उतने ही शेयर्स री इशू करे, जितने फॉरफिट किया उतना ही री इशू, तो इसका इजी है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर इतना था, डिस्काउंट ऑन री इशू हमने इतना दिया, तो बचा हुआ अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बट एन के केस में हमने फॉरफिट किया 6,000 और री इशू कर रहे हैं 3,000, तो जितना शेयर री इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉफिट निकाला 15,000 होता है, उसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया 6,000, तो बचा हुआ अमाउंट मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इस तरीके से आपको कैपिटल रिजर्व का वैल्यू निकालना था 10,920। आई होप ये तो करेक्ट आपसे हुआ ही होगा। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इन्वेंट्री का क्वेश्चन था। मैंने इजी करने के लिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाया, इवन विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट हम स्ट्रेट फॉर्मेट से भी कर सकते थे, राइट। बस इसमें पॉइंट अच्छा क्या था, सेल ऑन अप्रूवल वाला, क्योंकि अभी तक अप्रूवल पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो वो हमें क्या करना है, सेल से माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक में एक एबनॉर्मल आइटम था, तो उस एबनॉर्मल आइटम को हटा देंगे। सिमिलरली उसका सेल वैल्यू मेरा टोटल सेल्स में आ रहा है, तो वहां से भी अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,06,800। That was very easy question. So that was the entire paper discussion with presentation for CA Foundation September 25. आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो इतना सा एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सीए इंटर, इफ आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, चारों पेपर आपके सीए फाउंडेशन के बहुत अच्छे से हुए, बहुत इजीली आप क्रैक कर लोगे, तो आई विल सजेस्ट डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, स्टार्ट योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी विथ इमीडिएट इफेक्ट। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम आपको रिवीजन का मिलेगा। इवन आप मेरे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे चैप्टर्स जो फ्री में मैंने 100% अपलोड किए हुए हैं, उसको देख के भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस ज्वाइन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, राइट। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कैसे आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑलरेडी स्क्रीन पे जो चल रहा है, जो नंबर्स है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस आपको कभी भी चाहिए, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, पढ़ाई कैसे करें, यू कैन एनी टाइम रीच टू मी, राइट। इवन इस नंबर पे आपको नहीं मैं अवेलेबल रहता हूं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस नंबर। आप इजीली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैं आपको टाइम टू टाइम रिवर्ट बैक करता रहूंगा, राइट। चलो, थैंक यू, बाय बाय।